हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हैं कंप्लीटली। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है कंप्लीटली डिटेल में पढ़ा हुआ है। हमारा नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्जेस इन मोशन constitutes इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जो चार्जेस मोशन में होते हैं तो उससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट होता है। ठीक है, और इसमें अगर फ्लो ऑफ चार्जेस जो है स्टेडीली फ्लो कर रहा है, ठीक है, चार्जेस जो है स्टेडीली फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इज स्टेडी। हम बोलते हैं कि उस सर्किट में स्टेडी करंट जा रहा है। ठीक है, और अगर फ्लो ऑफ चार्जेस जो है अनस्टेडी होता है तो बोलते हैं करंट इज अनस्टेडी। ठीक है, ठीक है, अगर एक स्टेडीली जा रहा है करंट चार्जेस किसी एरिया से तो बोलते हैं करंट स्टेडी, अदरवाइज हम कहते हैं करंट इज अनस्टेडी। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्जेस। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्जेस क्रॉसिंग across an area, ठीक है, in unit time। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं। किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, एरिया है किसी भी कंडक्टर का, उसमें से पर यूनिट टाइम या पर सेकंड जितना चार्जेस फ्लो करते हैं उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट सब जानते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं। इट इज चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसी कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया में पर सेकंड जितना चार्जेस फ्लो करेंगे हम बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और इसके यूनिट्स आपको मालूम है, यूनिट्स इसके होते हैं एम्पियर, इसको ए से डिनोट करते हैं। और अगर हमारा करंट जो है अनस्टेडी हो, तुमने भी बताया है ना, अनस्टेडीली फ्लो कर रहा हो, ये हर समय एक जैसा पास नहीं हो रहा है, किसी भी क्रॉस सेक्शन से हर समय एक जैसा चार्जेस पास नहीं हो रहे, तो जो करंट होगा अनस्टेडी होगा। उस केस में हमारा करंट जो है वेरिएबल होगा, हर समय अलग अलग करंट आएगा, उसमें हम उसको इंस्टेंट करंट निकालेंगे। इंस्टेंट करंट विल बी dq by dt। ठीक है, जैसे हमारी इंस्टेंट वेलोसिटी ds by dt, उस तरह हर समय अलग अलग हमारा करंट होगा, तो उसको हम इंस्टेंट उस समय जो करंट का चेंज है अपॉन इंस्टेंट टाइम से डिवाइड करेंगे तो dq by dt, तो हमारा हर समय अलग अलग करंट है। ठीक है, ये हमारा एक जैसा करंट है हर समय। अगर करंट जो स्टेडी है तो हम ऐसे करेंगे, अनस्टेडी केस में इस तरह से करंट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हम करंट हमारे बहुत तरह से फ्लो करते हैं, लेकिन हम जो मेनली जो पढ़ेंगे इसमें हमारे चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट टू कंडक्टर्स। ठीक है, तो हम मेनली जो चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट टू कंडक्टर्स। ठीक है, हम सब जानते हैं कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, क्योंकि जो कंडक्टर्स होते हैं उसके पास हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उसकी वजह से हमारा कंडक्टर्स में करंट फ्लो करता है। लेकिन जब कंडक्टर में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा? हमारे जो चार्ज जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी कंडक्टर में वो मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं? क्योंकि उनके पास थर्मल एनर्जी है, दे हैव हीट के कारण उनके पास थर्मल एनर्जी है, तो दे मूव, बट उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, दे मूव रैंडमली, कोई इधर कोई इधर कोई उधर। ठीक है, तो अगर कोई भी हम क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे, ठीक है, उसमें से जितने चार्जेस इधर जाएंगे उतने चार्जेस अपोजिट जाएंगे, क्योंकि चार्जेस की इलेक्ट्रॉन्स की फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। जितने चार्जेस एक तरफ जाएंगे
उतने चार्जेस दूसरी तरफ भी उसमें से पास होंगे, यानी उसमें तब उस केस में नेट करंट जो होगा जीरो, क्योंकि जितने चार्जेस इधर गए उतने चार्जेस एक तरफ गए। ये क्यों? क्योंकि हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, तो उनकी कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन होगी चार्जेस की, ठीक है। बट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, फील्ड इज अप्लाइड, तो क्या होगा? तो हमारे जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पर्टिकुलरली, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाएंगे इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक चार्ज इस तरफ फ्लो करने लगेगा, तो दे विल स्टार्ट फ्लोइंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्लोइंग अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देयर विल नेट, जो इसमें से किसी भी क्रॉस सेक्शन से चार्जेस का फ्लो होगा, ठीक है। तो देन इट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हमारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। ये थोड़ा बहुत हमने 10th में पढ़ा हुआ है, अब थोड़ी सी और चीजें पढ़ेंगे जो हमने 10th पढ़ी हुई, थोड़ा सा उसको निकाल कर रिकॉल करेंगे, फिर आगे उसको आगे पढ़ेंगे हम। तो ये हमने चीज, और नेक्स्ट चीज हमारा जो पढ़ेंगे नेक्स्ट है हमारा ओम्स लॉ, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, बट इसको थोड़ा हम यहाँ पे रिकॉल करेंगे। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि when a potential difference V is applied across a conductor, then the current I flowing to the conductor, ठीक है, is directly proportional to potential, ठीक है। ओम्स लॉ क्या बोलता है? अगर हम किसी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो उसमें करंट डेवलप होता है, ठीक है। तो करंट और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपस में प्रोपोर्शनल होता है। ये उसने, ये जो हमारा ओम्स है उसने इसको एक्सपेरिमेंटली भी देखा इस चीज को, हम जितना करंट वोल्टेज लगाते हैं तो करंट भी उसी प्रोपोर्शनल में हमारा चेंज होता है, ठीक है। तो वहां से माना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है करंट देयर दैट ही प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। V इज प्रोपोर्शनल टू I या I इज प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। और जब हम इसको इक्वल करते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, इसको हमने R बोला है, ठीक है। तो यहां से हमारा ओम्स लॉ हो R है, R इज कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। R जो है इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी एंड इट्स कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और R यूनिट्स सबको मालूम है, रेजिस्टेंस की यूनिट्स होते हैं ओम, यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस आर ओम। अब थोड़ा आगे चलते हैं हम, अब हम थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, फैक्टर्स on which the resistance depends, किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है हमने बोला इट इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम किसी कंडक्टर का वोल्टेज चेंज करेंगे तो करंट चेंज होगा, बट R will be constant quantity, but resistance also depends on certain factors, ठीक है। तो इट हैज बीन सीन, ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया है, इसको थ्योरेटिकली प्रूव किया गया है कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर जो है, एक तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर,
ठीक है, और नंबर 2 इट इज inversely proportional to area of a conductor। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, इट इज डायरेक्टली टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। और इसके अलावा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इसको थ्योरेटिकली प्रूव किया हुआ है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, हम इसको और तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है एक्चुअली कि जो करंट के फ्लो को रोकना, रेजिस्ट करना। ठीक है, तो कौन रेजिस्ट करते हैं, जो हमारे कंडक्टर है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके अंदर पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, क्योंकि जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो वहां पॉजिटिव आयंस है। दे आर आल्सो वाइब्रेट इनसाइड द कंडक्टर, कोई चीज रेस्ट पे तो होती है, मोशन में होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो रास्ते में आयन से टकराता है, तो जो टकराने से उनमें करंट के फ्लो को जो बाधा पहुंचती है, जो रेजिस्टेंस आती है, जिसको रोकते हैं, तो रेजिस्टेंस किसकी वजह से होती है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आयन के साथ टकराते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर लेंथ कंडक्टर की ज्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जितना लंबा जाएगा उतना रास्ते में टकराएंगे, तो उतनी जल्द रास्ते में रुकावट होगी, तो ऑब्वियसली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो रेजिस्टेंस होगी वो हमारी जितनी लंबाई होगी उतनी ज्यादा हमारी रेजिस्टेंस है। ठीक है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, अब एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ही रेजिस्टेंस कम होगी। जैसे एक संकरी गली हो, तो कोई गाड़ी किसी ट्रैफिक जाना तो उसमें रास्ते में रुकावटें हैं, तो उसे रुकावट आएगी, लेकिन अगर थोड़ी गली बड़ी हो, एरिया बड़ा हो, तो रुकावटें आएंगी, लेकिन वो फिर भी कंपैरेटिवली पहले से फ्रीली मूव करेगा। सेम इस तरह हमारे इलेक्ट्रॉन के चार्जेस हैं, अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे कंडक्टर बड़ा है, छोटा है, तो उसको वो आयन से टकराने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर एरिया बड़ा होगा तो आयन से टकराने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तो अगर एरिया बड़ा होता है रेजिस्टेंस हमारी कम होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, इन दोनों को अगर हम दोनों को कंबाइन करें रिजल्ट को, R is proportional to L into 1/A, या R is proportional to L upon A। ठीक है, और इसमें इक्वेट करें, इसको इक्वल करें, इक्वल करके एक वैल्यू आती है, दिस इज रो, दिस इज कांस्टेंट रो इज कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड resistivity of a material। तो ये जो रो है, ये है मटेरियल का कांस्टेंट होता है, ये डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, तो लेंथ पे डिपेंड करेगी, एक एरिया पे डिपेंड करेगी। ठीक है, जितना एरिया उतना रेजिस्टेंस कम, जितनी लेंथ ज्यादा होती है रेजिस्टेंस ज्यादा, और उसके अलावा मटेरियल पे डिपेंड करेगी। ठीक है, हर मटेरियल की अपनी अलग रेजिस्टेंस होगी, हर चीज की अपनी अलग बनावट होती है, अलग अलग आयंस होते हैं, अलग उनका साइज होता है। ठीक है, तो अलग उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, तो उसमें रेजिस्टिविटी अलग हर मेटल की अपनी अलग होगी। जैसे आयरन की रेजिस्टिविटी अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी, हर मेटल की रेजिस्टिविटी कंडक्टर की अलग होगी। ठीक है, तो ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की गई है, हमारी बुक में टेबल भी दिया रहता है सारे मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली कांस्टेंट, दिस इज एक्चुअली कांस्टेंट। तो R डिपेंड करता है L अपॉन A, एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज फिक्स्ड। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे रेजिस्टिविटी में थोड़ा बहुत वैसे चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन अभी हम इसको रेजिस्टिविटी को कांस्टेंट मान के चलेंगे, कांस्टेंट होती है ऑलमोस्ट। ठीक है, बाद में हम पढ़ेंगे अभी कि इसमें थोड़ा सा रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाती है, थोड़ी से किसी खास टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, बट अभी तक हम जो हमने छोटी क्लासेस पढ़ा उसके हिसाब से हमारी रेजिस्टिविटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारा है जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम सबने पढ़ा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट जो टर्म है वो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इज डिफाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया at a point in the conductor। तो कंडक्टर के किसी पॉइंट में हम बोलेंगे करंट डेंसिटी क्या है, उस जगह से जो
पर यूनिट एरिया उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उसको बोलेंगे करंट डेंसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, इसको हम J से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो J इक्वल टू I अपॉन करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, और इसके यूनिट्स हो गए एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसकी एक रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, विल मेक अ रिलेशन ऑफ करंट डेंसिटी। जैसे हमारे पास ये कोई एक मान लो कंडक्टर है, इस फॉर्म में कंडक्टर है सिलिंड्रिकल फॉर्म में। ठीक है, इसकी लेंथ a है और l है और इसमें हमने मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E हमने अप्लाई कर दी। ठीक है, तो हम रिलेशन बनाएंगे करंट डेंसिटी और E की। ठीक है, तो हम बनाएंगे रिलेशन बिटवीन J एंड E। ठीक है, let E be electric field applied across the conductor of length L। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई तो इसके जो एंड्स है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। देयर विल बी, तो इसमें लेट डी बी द PD डेवलप अक्रॉस इट्स एंड। ठीक है, तो कंडक्टर के एंड पे, कंडक्टर के दोनों एंड्स पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई करने से अब हम इसकी रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, हमें J और E की रिलेशन बनानी है। हमें E चाहिए और हमें पता है कि जो B होता है उसकी E के साथ रिलेशन क्या होती है, इट इज E इनटू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इस डिस्टेंस की पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस डिस्टेंस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे अप्लाइड और लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये हमें रिलेशन मालूम। इसके अलावा ओम्स लॉ से हमें पता है V इक्वल टू R। ठीक है, देखो एक तो हमने पोटेंशियल चाहिए हमें इसको। ठीक है, E चाहिए और अब हमें करंट भी चाहिए, बिकॉज हमें करंट डेंसिटी चाहिए तो करंट भी चाहिए। इसलिए हमने कुछ इस तरह से रिलेशन लिया जिससे हमारे दोनों चीजें आ रही। ठीक है, और R हमने अभी पढ़ा, R होता है इट इज रो L अपॉन A। ठीक है, ये हमने पढ़ा है अभी कुछ चीजें, इनको मिला के हम इनकी रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम R2 यहां डालते हैं, तो V इक्वल टू I तो रो L अपॉन। तो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 दोनों हमारे पोटेंशियल है। वहां से हमारा I इंटू रो L अपॉन A विल बी इक्वल टू L। तो मैं दोनों राइट साइड इक्वल हो जाएगी और L से L कैंसिल हो जाएगा, L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए करंट डेंसिटी, तो इसको I अपॉन A इधर लेते हैं और इधर ले आते हैं, सॉरी L कैंसिल हुआ, रो इधर। ठीक है, E अपॉन A। ठीक है, तो रिलेशन आई। अच्छा, I अपॉन A क्या होता है, I अपॉन A करंट डेंसिटी हमने अभी डिफाइन किया, तो J इक्वल टू इसको 1 by रो इनटू E लिखेंगे। और ये जो 1 by रो होता है ना, इट इज अ क्वांटिटी सिग्मा। रो इज रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है इट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। जैसे रेसिस्टिविटी होती है, इसका बिल्कुल उल्टा इज रेसिस्टिविटी का उल्टा इट इज कंडक्टिविटी। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, इट इज कंडक्टिविटी। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको J इक्वल टू सिग्मा E। ठीक है, तो हमारी रिलेशन आ गई करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है सिग्मा क्या आता है, इट इज कंडक्टिविटी
ऑफ कंडक्टर। ठीक है, जैसे हर मेटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी होती है, इस तरह से हर मेटेरियल की अपनी कंडक्टिविटी।